गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था डिफरेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। मेरे ख्याल से एमसीक्यूज़ भी हमने ख़त्म कर दिए हैं और एक्सरसाइज में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब ये सब होने के बाद एज़ यूजुअल जैसे हमारी थियोरी कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज़ ऑन थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले काम मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें हमको लिखना है, ये मत भूलना, ये लिखने हैं, प्रॉपरली लिखने हैं और इसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ना। ये लिखे नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस पहले आपको लिख के कंप्लीट करने हैं और ये हर चैप्टर जब भी फिनिश हो जाएगा आपको ये काम पक्का करना है कि पूरे के पूरे जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म करने हैं। हम बाकी न्यूमेरिकल्स का पार्ट, एमसीक्यूज़ का पार्ट वो हम कर लेंगे, बट जो थियोरेटिकल क्वेश्चन जो लिखने का काम है वो आपको करना है एंड बेस्ट मटेरियल फॉर दैट इज़ योर टेक्स्ट बुक ओनली। बाकी कुछ खास अभी मटेरियल है नहीं और कहीं पर भी कुछ क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो वो हम क्लियर कर लेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उससे। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है इसकी डीपीपी आपके पास रहेगी तो वो सामने रखनी है आपको, सो दैट कई बार मैं ऑप्शंस लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह नहीं है अपने पास, तो इसलिए ऑप्शंस के लिए आपको अपनी डीपीपी देखनी पड़ेगी। तो पहला एमसीक्यू है आपका, वर्क डन इन अ गिवन पीवी डायग्राम। अब यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दिखाई है उन्होंने और ये इस प्रोसेस में उन्होंने टोटल वर्क डन पूछा है। हमें पता है कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट पीवी डायग्राम। तो ये जो साइकिल है इसमें एरिया एनक्लोज जो है वो इतना आ रहा है। तो ये जो एरिया एनक्लोज है दैट इज़ नथिंग बट वर्क डन। अब यहाँ पे एरिया यानी एक सिंपल रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है इट इज़ विड्थ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे विड्थ है आपकी यहाँ पे जो आपकी ये लेंथ है 2v माइनस v इंटू, और आपकी ये जो विड्थ है वो है 2p माइनस p। सो ये v इंटू p यानी इट इज सिंपली pv यानी यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है वो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था बट ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आपकी सीईटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। देखो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने कुछ ग्राफ देखे। इससे पहले हमने पीवी ग्राफ देखा, हमने वीटी ग्राफ देखा, हमने पीटी ग्राफ देखा यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर। इसमें से एक ग्राफ ये भी है प्रेशर वॉल्यूम। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलावा पी वी टी के अलावा जो फोर्थ है दैट इज़ ये जो है ये दैट इज़ आर इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो ये जो आर है दिस इज़ नॉट कोऑर्डिनेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हमने इनको स्टेट वेरिएबल्स भी कहा था, आपको याद होगा, स्टेट वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो उसमें प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है और सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, ये अगर हमें पूरा पता है तो वी कैन डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। उससे हमें एक सिस्टम की स्टेट के बारे में आइडिया मिल जाती है। बट उसमें आर नहीं रहता बिकॉज आर क्या है, इट इज़ नॉट वेरिएबल, आर इज़ कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। सो इट कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो इसका जो आंसर है वो है डी। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अभी मैंने बताया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीन स्टेट वेरिएबल्स हम इनको कहते हैं। सो एक तो आप पीवी डायग्राम से आपकी सिस्टम को दिखा सकते हो या फिर आप वीटी ग्राफ से सिस्टम का वेरिएशन दिखा सकते हो या फिर आप पीटी इस ग्राफ से आपके सिस्टम का स्टेटस दिखा सकते हो, पीवी, वीटी एंड पीटी। बट इनमें से कोई भी एक ही आपने अगर सिलेक्ट किया यानी सिर्फ प्रेशर से या सिर्फ वॉल्यूम से या सिर्फ टेम्परेचर से अगर आप
किसी सिस्टम की स्टेट दिखाना चाहते हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट मिनिमम 2 वेरिएबल्स यहाँ पे आपके पास होने चाहिए, एक तो प्रेशर वॉल्यूम चाहिए, या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर, या फिर प्रेशर टेम्परेचर। ये 3 पेयर्स में से कोई भी एक पेयर है, सो दैट विद दैट वी कैन शो द स्टेट ऑफ सिस्टम। पर अगर कोई एक इंडिविजुअल वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, इन दैट केस we cannot show the state of system by using only one variable। तो इसका जो आंसर है वो एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, एनी वन ऑफ द प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, एनी वन ऑफ PVT। तो एनी वन पॉसिबल नहीं है। सो इसका जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन डी। नो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है बट मैं बता दूँ क्या कहना है उनका। एक सिस्टम को विच वॉज एट स्टेट इनिशियल स्टेट I, इट इज़ टेकन टू फाइनल स्टेट F। और ये सिस्टम का जो चेंज है उन्होंने 2 पाथ से किया, एक बार पाथ A उन्होंने फॉलो की है और एक बार पाथ B जो है वो फॉलो की है। तो उनका कहना ये है कि आप QA एंड QB को कंपेयर करो। वेयर डेल्टा QA एंड डेल्टा QB क्या है, हीट सप्लाइड फॉर पाथ A एंड डेल्टा QB है हीट सप्लाइड फॉर पाथ B। तो उनका ये कहना है कि ये दोनों अलग अलग पाथ से सिस्टम को ले जाया गया है, फ्रॉम I to F, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ये पाथ में जो हीट दी है वो है डेल्टा QA और यहाँ पे है डेल्टा QB। सो इन दोनों को कंपेयर, उनका पूछना है कि कौन ग्रेटर रहेगा या क्या दोनों सेम रहेंगे या वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो लेट अस फाइंड आउट। हमारे पास है ये मैंने लिखा है कंपेयर डेल्टा QA एंड डेल्टा QB। रेशो नहीं लेना है क्योंकि जनरली कंपेयर एंड रेशो का मतलब होता है हमें यहाँ पे बस बताना है कि कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। हमारे पास एक इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा U। अब दोनों स्टेट में दोनों केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों केसेस में सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है वो दोनों सेम है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों केसेस में सेम रहेगी। सो ये सेम रहेगा, ठीक है। सो अब हमें देखना पड़ेगा कि वर्क किस में ग्रेटर है। देखो जिसमें ज़्यादा वर्क रहेगा उसके लिए हीट भी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसमें वर्क कम रहेगा उसको हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी। एंड दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ सिंपल कंसेप्ट, दैट इज़ नथिंग बट वर्क डन इज़ नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। सो मैं पहले सिस्टम ए दिखा देता हूँ, पाथ ए। तो पाथ ए के लिए ये जो है ये इतना सारा वर्क है, और पाथ बी के लिए जो वर्क है वो इतना वर्क है। तो नेचुरली हमें यहाँ पता चल जाता है कि ये एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो ये एरिया ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है, यानी ये फॉर ए है, दिस इज़ फॉर बी। सो ये एरिया ज़्यादा होने की वजह से इन दिस प्रोसेस वर्क डन इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू मोर दैन वर्क डन इन प्रोसेस बी। प्रोसेस ए में ज़्यादा वर्क किया गया है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस बी, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम आ रहा है। और इसी कारण यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेल्टा यू सेम है दोनों के लिए, वर्क जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी। एंड दैट्स वाई इन दिस वी कैन राइट QA इज़ ग्रेटर दैन QB। और इसके लिए जो ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आई होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट थी कि यू आर सिंपली सपोज टू कंपेयर द वर्क, जिसमें ज़्यादा वर्क किया गया उसमें हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम वी कैन डिटरमाइन इट बाय यूजिंग ग्राफ। तो ग्राफ में पता चल जाता है कि ये जो ए प्रोसेस है, प्रोसेस ए में एरिया अंडर दिस प्रोसेस ए कर्व इज़ ग्रेटर देन एरिया अंडर द प्रोसेस कर्व बी। So that's why work done will be greater in A as compared to B, and hence heat supplied in process A will be greater than heat supplied in process B। ये एक सिंपल कंसेप्ट आपको यूज़ करनी थी, बाकी कुछ खास इसमें
नहीं था। ऑप्शन है इसका डी। मैंने सारे ऑप्शंस लिखे नहीं है, बट इसमें एक डी ऑप्शन है जो कहता है क्यू ए इज़ ग्रेटर दैन क्यू बी, यानी डेल्टा क्यू ए इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा क्यू बी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन अ गिवन साइक्लिक प्रोसेस द वर्क डन इन वन साइकिल इज। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है आपको और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है इस तरह से, और यहाँ पूछा गया है कि वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज। यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिए हैं उन्होंने, तो ठीक है, तो ऑप्शंस आप देख लो, आपके पास डीपीपी है तो उसमें से आप ये ऑप्शंस देख लो। तो अभी मैंने यहाँ पर भी बताया, या फिर इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी हमने देखा कि वर्क डन इज़ नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, और अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इट इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल। तो यहाँ पे जो वर्क है इट इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो फिर यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और ट्रायंगल का एरिया निकालने से हमें वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ आपका बेस कितना है 4v1 माइनस v1, दिस इज 4v1 माइनस v1, तो 4v1 माइनस v1 इंटू आपकी जो हाइट है 7p1 माइनस p1, सो इट इज़ 1/2, ये 3v1 हो जाएगा और ये 6p1, ये 3 हो जाएगा, 2 3 are 6, तो ये 9p1v1, 9p1v1 ऐसा ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर भी हमें ऑप्शन डी मिल रहा है आंसर में। बस इतना ही क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा नहीं। यानी एरिया वाले अगर क्वेश्चंस आ गए, वर्क डन ऑफ अ गिवन साइकिल, या फिर कंपेयर द हीट या कंपेयर द वर्क इन अ गिवन डायग्राम, तो ये क्वेश्चंस ज़रा हमारे लिए इजी रहेंगे और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, टाइम बहुत कम लगेगा इसमें। सो ये दो क्वेश्चंस हमने देख लिए 4 and 5। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने अभी भी पूरी स्टेटमेंट्स यहाँ पे मैं लिखी नहीं है, ऑप्शंस भी नहीं लिखे हैं, बट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन, और ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद होगा, ये बिलोंग करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में, जिसमें हमने क्लियरली देखा था कि इंटरनल एनर्जी इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का ने ऑप्शन है यहाँ पे सी। इसके लिए केटीजी को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से गैस की वेलोसिटी बढ़ेगी, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, तो उसके कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, और इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी उनकी बढ़ेगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। An ideal gas is taken round a cycle ABCA as shown in figure. The net work done by the gas during the cycle is। ये इस तरह की एक प्रोसेस यहाँ पे दी है और उन्होंने वर्क पूछा है कि इसमें कितना वर्क किया गया है। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, तो ये इस तरह की साइकिल है ये यहाँ पे, और इस साइकिल में कितना वर्क किया गया है ये उन्होंने पूछा है। सो अगेन सेम थिंग, साइकिल का वर्क यानी इट इज़ नथिंग बट एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट साइकिल। सो एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट साइकिल यानी ये जो एरिया है ये एरिया यानी वर्क डन। अब हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा। इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया रहता है हाफ इंटू बेस। अब बेस है आपका 3v1 माइनस v1 इंटू जो आपकी हाइट है वो है 3p1 माइनस p1, सो दिस इज इक्वल टू हाफ 2v1 इंटू 2
P1, ये 4P1V1, तो ये 2P1V1, ये आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। सो दिस वाज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल है, बट देखो यहाँ पे एक डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन जो है एकदम सिमिलर क्वेश्चंस आ गए। इसका मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर भी मैंने कुछ खास ऑप्शन दिए नहीं है, लिखे नहीं है। 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा है वो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब बेसिकली यहाँ पूछा गया है, कुछ ऑप्शंस दिए, तो वो ऑप्शंस मैं पढ़ रहा हूँ और आपके पास भी डीपीपी है तो आप उसमें से देख के ऑप्शंस देख सकते हो। द इंटरनल एनर्जी U इज़ अ यूनिक फंक्शन ऑफ एनी स्टेट, ऐसा एक पहले स्टेटमेंट दिया है। और उसके बाद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी U दिया है तो U स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड्स अपॉन द पाथ, corresponds to an adiabatic process, corresponds to an internal process, isothermal process। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें पता है कि चेंज इंटरनल एनर्जी जो है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। इट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ थ्रू विच द प्रोसेस इज कैरिड। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। यही इसका आंसर है, वो है इसका ऑप्शन ए। हाँ, आपको याद होगा ये डिस्कशन हमने किया था हीट एंड वर्क के बारे में, और इसे कंक्लूजन भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि हीट एंड वर्क दे डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। जो पाथ आप फॉलो करते हो उस पर आपका वर्क डन भी डिपेंड करता है, और हीट भी, यानी कितनी हीट सिस्टम ने एब्सॉर्ब की है या फिर कितनी हीट सिस्टम ने एमिट की है, रिजेक्ट की है, ये डिपेंड करती है विच पाथ इज़ फॉलोड। So they are path dependent parameters, work and heat, but change in internal energy is path independent, यानी does not depend on path। ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी है, पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। Whenever heat is supplied to a gas, internal energy increases। ये पहली स्टेटमेंट। अब पहले इसके बारे में देखते हैं। पहले स्टेटमेंट के बारे में वो ये बोल रहे हैं कि whenever heat is supplied to a gas, its internal energy increases। लेकिन मान लो कि आपने हीट दी है, आपकी सिलेंडर पिस्टन असेंबली है, बट नाउ हीट देने से आपका गैस एक्सपांड होगा, बट एज्यूम दैट इट इज़ आइसोथर्मल एक्सपांशन, जो कि हमने कैरनॉट साइकिल में देखा था। इफ़ इट इज़ आइसोथर्मल एक्सपांशन देन देयर विल नॉट बी एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, आप हीट दे रहे हो बट टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, बिकॉज टोटल हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो जो हीट आप दे रहे हो दैट इज़ यूज्ड टू डू वर्क, तो 100% यहाँ पे आपकी इफिशिएंसी आपको मिलती है। बट एनीवे दैट इज़ अनदर पार्ट। तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में आप हीट दे रहे हो, वर्क हो रहा है, बट देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर। और अगर चेंज इन टेम्परेचर नहीं है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो 100% करेक्ट है ऐसा नहीं, कुछ जगह पे वो करेक्ट है, कुछ जगह पे नहीं। सो इसको हम करेक्ट अभी नहीं मान सकते। दूसरा, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मस्ट इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, बराबर है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंटर एनर्जी ऑफ अ गैस में भी इंक्रीज इवन इफ हीट इज़ नॉट सप्लाइड टू द गैस। अब ये कैसे पॉसिबल है कि हमने हीट सप्लाई नहीं की है बट उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इसके लिए मैं वही एग्जांपल देता हूँ जो मैं बार बार दे रहा हूँ, पंप वाला, साइकिल का पंप, जिससे आप हवा भरते हो साइकिल में। तो जैसे आप उसे कंप्रेस करोगे, वॉट एवर यू आर डूइंग वर्क, दैट वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। तो जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से, अब यहाँ पे आपने वर्क किया है, हीट सप्लाई नहीं की है, आपने सिर्फ वर्क किया है। सो इवन बाय डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम, बाय डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाय द सिस्टम, मैं बोल रहा हूँ ऑन द सिस्टम। सो ऑन द सिस्टम का मतलब ये होता है कि यू आर कंप्रेसिंग दैट पर्टिकुलर गैस। सो इन दिस केस आपने सिर्फ वर्क किया, हीट सप्लाई नहीं की, बट फिर भी वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। तो ऑप्शन बी एंड सी ये दोनों करेक्ट है। डी ऑप्शन देखते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वेसल इन विच द गैस इज कंटेन। 9, जिस वेसल में गैस आपने भरा है उस वेसल की मूवमेंट पे गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट मूवमेंट।
हाँ, गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी उस पर वो डिपेंड करती है, बट उसका यहाँ पे कोई भी उल्लेख नहीं किया है उन्होंने, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ बी एंड सी, ये दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। This is answer for question number 9. Now let us proceed for question number 10. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक साइकिल दिया है और एक साइकिल में ये गैस प्रोसेस हुआ है और उन्होंने कहा है फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस ABCD। अब यहाँ पे ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, तो ये साइकिल जो चला है वो कुछ ऐसा हुआ है A to B, B to C एंड C to D, इस तरह से साइकिल चला है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब ये गैस A to B में प्रोसेस हो रहा है तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है यानी यहाँ पे जो वर्क है दैट शुड बी निगेटिव वर्क। फिर अब देखो B to C में देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, सो दैट साइन बिटवीन B to C there is no work done on the gas और there is no work done by the gas। दोनों केस में यहाँ वर्क कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि गैस का वॉल्यूम जो है उसमें कांस्टेंट है, प्रेशर सिर्फ बढ़ा है, यहाँ पे P से 2P हुआ है। एंड देन अगेन फ्रॉम C to D गैस इज अगेन एक्सपांडिंग फ्रॉम V to 3V, तो यहाँ पे गैस वर्क इज डन बाय द गैस। तो बट उन्होंने ABCD ये पूरे प्रोसेस में वर्क पूछा है, तो इसलिए हमें A to B एंड C to D ये दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। लेट अस फाइंड आउट वर्क डन इन AB। सो मैं उसे सिंबल दे देता हूँ WAB। सो WAB यानी वर्क डन इन प्रोसेस A to B, इट इज़ P delta V, so it is P 2V minus V, so it is simply PV। पर ये जो रहेगा ये निगेटिव रहेगा, ये जो वर्क रहेगा ये निगेटिव रहेगा। निगेटिव क्योंकि यहाँ पे गैस जो है उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, देयर इज अ कॉम्प्रेशन ऑफ गैस, सो इट इज़ माइनस PV। वर्क इन BC इट इज़ 0 क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम इज़ 0, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है इट इज़ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 रहेगा। देन नेक्स्ट इज वर्क डन इन CD। सो यहाँ पे 2P, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे P नहीं है 2P है, 2P इंटू डेल्टा V, सो 2P इंटू 3V माइनस V, सो दैट इज इक्वल 2P इंटू 2V, तो ये आ जाएगा 4PV। तो टोटल वर्क डन इज WAB प्लस WBC प्लस WCD, सो ये आ रहा है आपका माइनस PV प्लस 0 और प्लस 4PV। ये प्लस क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे गैस एक्सपांड हो रहा है, सो हियर वर्क इज़ डन बाय द गैस। तो ये जो वर्क हम लेंगे ये हम पॉजिटिव वर्क लेंगे, और इसलिए अब यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 3PV। 3PV यानी यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो दिया है C। सो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगेन मैं यही कहूँगा कि जो ग्राफ में जो क्वेश्चंस अभी तक हम कर रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, और ये जो क्वेश्चंस है ये डेफिनेटली CET लेवल के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, ये ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ वाटरफॉल वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर इफ एंटायर काइनेटिक एनर्जी, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, if entire kinetic energy is converted into heat, rise in temperature of water will be। तो पानी नीचे गिर रहा है और पूरा का पूरा पानी में जो काइनेटिक एनर्जी है, इफ़ दैट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, तो पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। सो लेट अस एज्यूम कि जो पानी का जो मास है दैट इज़ mg, तो पानी अगर हाइट h से गिर रहा है, सो दिस इज़ हाइट h, और यहाँ पे
mgh be the initial potential energy and this total potential energy is converted, basically ये potential energy यहाँ तक आने से पहले, उस ग्राउंड को टकराने से पहले, it is converted into kinetic energy and that kinetic energy is completely converted into heat energy. So mgh is equal to, अब मैं यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखूँगा क्योंकि वो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी अभी वापस से इसमें जा रही है आपके हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एम एस डेल्टा थीटा, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये दो मास जो है ये कैंसिल हो रहा है एंड चेंज इन टेम्परेचर जो है दैट इज इक्वल टू जी एच अपॉन एस। तो ये यहाँ पे जी की वैल्यू यहाँ पे कुछ मेंशन की नहीं है शायद से, सो वी कैन टेक इट एज, फिलहाल हम कैलकुलेशंस के लिए 9.8 नहीं लेते, 10 ले लेते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है इट इज़ 4180 जूल पर केजी पर केल्विन, यानी 4180 joules of energy is required to increase the temperature of 1 kg of water by 1 Kelvin या 1 डिग्री सेल्सियस भी आप बोल सकते बिकॉज इट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। सो एस की वैल्यू हमें पता है, तो जी हम ले लेते हैं 10 और ये जो है 100, हाइट इज़ 100 मीटर अपॉन 4180, सो इट इज़ 1000 डिवाइडेड बाय 4180। तो अब ये कैलकुलेशंस हमें करने पड़ेंगे, इसका आंसर लगभग कितना आ सकता है। हम ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शंस में कुछ मिलता है क्या? इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.23 डिग्री सेल्सियस बिकॉज, और इट में भी डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं केल्विन ओनली, क्योंकि ये जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है। सो यू में एक्सप्रेस चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन, बोथ विल बी सेम। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है 4180, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट समझनी चाहिए थे कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज़ कमिंग फ्रॉम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैंने लिखा mgh एंड दैट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यानी ms डेल्टा थीटा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और बस mm यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचते हैं कि मास नहीं दिया तो अभी कैसे करेंगे, तो मास बेसिकली कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ से, और इसलिए आपको जो आंसर यहाँ पे मिलेगा 0.23, आंसर को आप कंफर्म कर सकते हो। ये 4180 जो है ये एक्चुअली है 4179.6 ऐसी वैल्यू है, बट फिर भी अप्रोक्सीमेटली इसको 4180 हम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है अ 10 ग्राम लीड बुलेट, लीड मैंने लिखा नहीं बट क्वेश्चन में मेंशन है, तो बुलेट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ लीड traveling at 300 meter per second strikes the block of wood and comes to rest. Assuming 50% energy is absorbed by the bullet, increase in temperature of bullet is, यानी बुलेट गई वो वुडन ब्लॉक को टकराई और उसकी जो 50% काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी हीट में, तो उस हीट की वजह से इस बुलेट का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो कितना बढ़ा ये पूछा है यहाँ पे, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन ही करना है हमें। तो यहाँ पे हमें करना देखना पड़ेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² एंड इट इज़ बेसिकली जो ये है हीट एनर्जी वो है ms डेल्टा थीटा एंड इट इज़ इक्वल टू 50/100, हाफ mv² इंटू 50/100। 50/100 क्यों? क्योंकि 50% ही एनर्जी उसकी यूज़ की गई है। सो यहाँ पे m कैंसिल होता है एंड डेल्टा थीटा इज़, ये 50/100 है 1/2, तो ये v² बाय 1/2, 1/2 ये 4 हो जाएगा और ये s यहाँ पे सिर्फ बचेगा, बाकी सब कैंसिल। 300 यानी वो 300 इंटू 300 यहाँ पे 4 और ये है 150। सो सबसे पहले तो ये 2 हो रहा है, ये 2 हो जाएगा, ये 150, इतना आंसर आ रहा है। लेट अस चेक वेदर दिस ऑप्शन इज गिवन और नॉट।
Yes, it is given. It is option C. सो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था कैलकुलेशंस के हिसाब से, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो इनिशियल एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, और वो हीट जो है वो बुलेट को मिलेगी, तो बुलेट का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ेगा। तो हीट जो रहती है दैट इज़ हीट इज़ मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दी गई है, न्यूमेरिकल में उन्होंने मेंशन की है, इट इज़ 150 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पता है कि ऐसा कोई भी कंटेंट आपके बुक में नहीं है, बट ये जो टॉपिक है ये एक तो वो केटीजी में पूछ सकते हैं या फिर ये आपको थर्मोडायनामिक्स में भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में आइडिया रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए फॉर थर्मोडायनामिक्स। लेट्स प्रोसीड इन नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट क्लास। जो बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।